तो लास्ट क्लास पे हमने किया क्या था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली इसका आज लेक्चर 4 है इसका विनिंग एंड वर्किंग का। और हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक, ये सिलेबस है इसका। सिलेबस में लॉन्ग वॉल माइनिंग स्टार्ट किया था हमने विनिंग एंड वर्किंग में। उससे पहले देखा था हमने ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग में कौन सा कब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसमें अंडरग्राउंड पे जाएंगे और कौन सी कंडीशन है जिसमें ओपन कास्ट में जाएंगे। इस वाले केस में हमने क्या क्या कवर किया था। हाँ, तो मेथड ऑफ ड्राइविंग सिंगल एंड मल्टीपल हेडिंग गेट रोड ये हम आज करेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस हमने देख लिया था, एडवांसिंग कब होगा, रिट्रेटिंग फेसेस कब होंगे। और ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस देखेंगे आज कि कब डिप साइड करेंगे, कब राइट साइड करेंगे एडवांस उसको। सपोर्ट सिस्टम ऑफ लॉन्ग वॉल गेट रोड जो बेसिकली कि सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल होता है, बोर्ड एंड पिलर में वही यूज़ करते हैं अनलेस हम लोग रिट्रीट कर। तो उस केस में जो भी माइन मैनेजर कंफर्म करेगा कि ये सिस्टमेटिक रूल जो है फाइनल है, हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली उसमें बोल्टिंग होता है, रो बोल्टिंग करेंगे हम लोग, साइड बोल्टिंग करेंगे। प्लस अगर हाइड्रोलिक सपोर्ट्स हैं तो वो प्रॉप्स यूज़ करेंगे वहाँ पे, और चौक सपोर्ट यूज़ करेंगे। तो देखेंगे कैसे क्या होता है। फिर पावर है, एक पैनल माइन कर लिया तो फेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो रिकवरी गैलरी बनाएंगे या फिर चैम्बर बनाएंगे, वहाँ से फेज ट्रांसफ़र होगा सेटिंग रूम में या फिर सेटअप रूम या फिर इंस्टॉलेशन चैम्बर बोलते हैं जिसको। तो फेस कट करने के लिए सीयरर और प्लॉ दोनों यूज़ करते हैं। तो मोस्टली करेंटली सीयरर यूज़ करते हैं, प्लॉ पहले यूज़ करते थे। करेंटली इतना एक ही दो पैनल होंगे शायद वो भी ना हो जहाँ प्लॉ यूज़ करते हैं। तो किस कंडीशन में सीयरर है, प्लॉ है, क्लीट के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा मेथड कब सुटेबल है, ये सब देखेंगे हम लोग। केविंग इन केस में पीरियोडिक मेनफॉल और उसके बाद शॉर्ट वॉल माइनिंग, कम्युनिकेशन एंड टेलीमॉनिटरिंग। तो आज देखेंगे मेथड ऑफ ड्राइविंग सिंगल एंड मल्टीपल हिटिंग गेट रोड। और फिर कुछ समय बचाएगा तो हम देखेंगे फेस के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल है। उसमें हमने देख क्या लिया था अभी तक। और लेक्चर 3 में हमने जो देखा था ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया था इसमें। लेक्चर 3 में हमने लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड देखा था होता क्या है। उसके बाद देखा था उसके कंपोनेंट क्या हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे, मेन गेट किसको बोलते हैं, टेल गेट, स्पैन, स्टेबल बटॉक, फेस कन्वेयर, स्टेज लोडर, और फेस सपोर्ट क्या होता है, ब्रेकिंग रो सपोर्ट क्या होता है, इनके सब कन्वेंशनल सपोर्ट, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, केविंग बिहेवियर कैसा होगा, सीम थिकनेस कैसा होना चाहिए, ग्रेडियंट, कवर डेप्थ, कोल सीम का स्ट्रेंथ, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, गैसीनेस ऑफ द सीम, डेप्थ ऑफ द सीम, एडवांटेजेस क्या है लॉन्ग वॉल मेथड एज कम्पेयर टू इस अदर काउंटर पार्ट जैसे कि बोर्ड एंड पिलर, डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके जैसे कि हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर लॉन्ग वॉल एडवांसिंग देखा था, रिट्रेटिंग देखा था होता क्या है। उसमें ये हमने देखा था, एक केस स्टडी लिया था BK7 इंक्लाइन माइन का जो कि SSCL का एक माइन था। उसमें देखा था हमने कैसे कैसे क्या होता है सपोर्ट, इसका क्या मतलब होता है, अगर 4x325 टन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। फिर हमने एक स्टोइंग वाला केस देखा था चिनाकोरी कुलियरी में कि कैसे उसका लेआउट कैसे है, कैसे कट कर रहा है, सैंड स्टोइंग क्या हो रहा है, स्टेज लोडर कैसे फिर ट्रंक कन्वेयर के थ्रू इवैक्यूएट कैसे हो रहा है सरफेस पे। ठीक। फिर लॉन्ग वॉल एडवांसिंग वर्सेस रिट्रेटिंग के डिसएडवांटेज देखे थे हमने। और फिर उसके बाद आ गए थे सिंगल और डबल एंट्री या फिर मल्टीपल एंट्री सिस्टम पे। सिंगल एंट्री क्या होता है, डबल एंट्री क्या होता है, 3 एंट्री, 4 एंट्री, 5 एंट्री। तो इन इंडियन कंडीशन हम लोग 2 एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मल्टीपल एंट्रीज अभी तक तो नहीं डिप्लॉय हुई है कहीं भी। फिर देखा था कि अगर हम लोग एंट्रीज ड्राइव कर रहे हैं तो एंट्रीज का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। तो उसमें आर्च शिफ्ट था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था। आर्च शिफ्ट देखा था कि किस यूके कंडीशन में हम लोग जनरली यूज़ करते थे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और आर्क शिफ्ट अभी भी यूके में यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे आर्क सपोर्ट्स यूज़ होते हैं जिसमें सिंगल एंट्री होता है और आर्क सपोर्ट यूज़ करके, जो कि एल्डिंग टाइप सपोर्ट है, गैलरी को स्टेबलाइज करते हैं हाई डेप्थ पे। 1000 मीटर तक चला गया वहाँ पे डेप्थ। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो कि टेबुलर डिपॉजिट है, इस वजह से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मोस्टली इंडियन कंडीशन में होता है।
स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी पॉसिबल है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड ऑफ ड्राई बेज में, जहाँ कंटिन्यूस माइनर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ खुद ही 5.16 मीटर तक पहुँच जाता है गैलरी विड्थ, और एक जो नॉमिनल हाइट होती है गेट रूट की, वो 3 मीटर होती है ना, जैसे डेवलपमेंट के समय आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 मीटर से ऊपर नहीं करते हम लोग, तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में चला जाता है। अब इसके आगे हमें आज करना था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डबल एंट्री सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। सबको स्क्रीन विजिबल है? किसी को कोई अभी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लो। अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से कोई डाउट है? कुछ चीज़ें हों जो समझ में नहीं आ रही हो आप लोगों को, तभी पता चलेगा ना कि कैसे चलना है आगे। आगे आएंगे हम लोग उसमें, फेस का लेआउट जब होगा तो शेयरर क्या है, बीम स्टेज लोडर क्या होता है, फिर उसका लेंथ कितना होता है, शेयरर वाले केस में कंपोनेंट क्या है उसका, काउल क्या है उसका, फिर जो कटिंग हेड है वो कैसा होना चाहिए, हेलिकल शेप क्यों होता है उसका, रेंजिंग आर्म क्या है, ये सब उस पे आएंगे हम, उस वाले कंपोनेंट पे। फिर आपका शील्ड सपोर्ट है, तो या फिर पावर सपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो कैसे वो एडवांस कैसे करता है। पहले लोअर होगा कुछ 2 से 3 इंच, फिर उसके बाद आगे एडवांस करेगा। तो डबल एक्टिंग जो होता है आपका रैम, वो क्या होता है, बेस लिफ्टिंग रैम क्या होता है, ये सब हम लोग आएंगे। स्प्लिट टाइप बेस, किस केस में विड्थ जो बेस है ज़्यादा होना चाहिए अगर फ्लोर वीक है, उस पे आएंगे। अभी इसमें से कोई डाउट किसी को? एज्यूम कर लूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। अरुण, जैद, रियाज, श्रीधर, विक्की, श्याम, बापूजी, अभय, अभिषेक, राकेश। तो स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो डबल एंट्री सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ है क्या बेसिकली ये। तो अगर मुझे पेन से ड्रॉ करना है, तो ये पैनल का लेंथ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये फेस है, और यहाँ पे अगर रिट्रीट फेस का एडवांस का डायरेक्शन इधर है, या फिर फेस रिट्रीट का डायरेक्शन इधर है, और ये इधर क्या हो जाएगा अगर मैंने इसको टेल गेट मान लिया, और ये क्या हो जाएगा मेन गेट। तो इनटेक यहाँ पे होगा, यहाँ पे पावर सपोर्ट लगे होंगे लाइन से, ठीक। तो सब स्किन टू स्किन लगे होते हैं ना, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है जो कंफ्यूज नहीं होना। पीछे अगर मैंने माइन कर दिया है, और केविंग के थ्रू हो रहा है ना, जो गोफ ट्रीटमेंट मेथड है मेरा केविंग है, तो पीछे गोफ है। तो डबल एंटर सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे पिलर्स होंगे, चेन पिलर्स बोलते हैं। तो मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, चेन पिलर, और सेकंड जो यूज़ किया था बैरियर पिलर। इधर भी गोफ है, ये वाला पैनल माइन हो चुका है, तो ये भी गोफ है। इस साइड हम लोग माइन करने जा रहे हैं, तो हमेशा ये जनरली जो चेन पिलर का शेप होता है कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। तो ये अभी क्या है, ये पहला पैनल इंटैक्ट है, या फिर कोल ब्लॉक इधर मैं बोल देता हूँ, ये माइन नहीं हुआ है अभी। सिमिलरली इधर भी चेन पिलर्स होंगे। तो जब डेवलप करते हैं तो हमेशा ये दोनों एंट्री साथ में करेंगे। कोई भी अगर मैं क्रॉस सेक्शन ले लूँ, ये वाला जैसे ले लेता हूँ, जैसे इस वाले प्रीवियस वाले केस में, तो हमेशा ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री साथ में हम लोग डेवलप करते चलेंगे, और उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल पे कनेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला है, ये टू एंड मैंने मान लिया 200 मीटर या फिर 150 मीटर, तो 200 के इंटरवल पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इंटर कनेक्ट कर रहे हैं इनको, जिससे बोलते हैं क्रॉस कट, या फिर ब्रेक थ्रू बोलते हैं ना इनको।
ठीक, फिर गेट एंड बॉक्स होगा। और ये जो आपका फीडर एंड ब्रेकर है, जिसको बोलते हैं जो यहाँ पे क्या होगा, जो कन्वेयर लगा रहेगा ना, चेन कन्वेयर, कोयला ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस पे लोड करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकर एंड फीडर। तो कंटिन्यूअस माइनर से हमने यहाँ पे कोयला एक्सट्रैक्ट किया, शटल कार इसके पीछे रहेगी, वो जाएगा उसको लोड करेगा, उसका अपना अरेंजमेंट होता है, शटल कार आएगा इस पर डंप करेगा, ब्रेकर एंड फीडर जो कि उस एक पर्टिकुलर डिजायर्ड साइज में ब्रेक करेगा और चेन कन्वेयर को फीड करेगा, जो कि फर्दर गेट कन्वेयर के थ्रू बाहर इवैक्यूएट हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट होता है इसका। सिंगल एंट्री की बात करें तो सिंगल एंट्री में क्या होता है, ये जो चेन का बीच में हमने लगाया हुआ है, ये जो छोड़ा हुआ था पिलर्स, चेन पिलर्स, उसमें चेन पिलर्स होंगे नहीं, उसमें बस ये गेट रूट डेवलप करेंगे हम लोग। और उसके अराउंड ये जो पैनल्स हैं वो रहेंगे। समझ में हो आ रहा होगा आई होप। और नेक्स्ट पैनल, सपोज यहाँ पे ये अगला पैनल है, पैनल विड्थ सेम ही है दोनों का, तो ये एक्सकेवेट कर दिया, ये एक्सकेवेट किया, ये वाला कंपोनेंट नहीं है यहाँ पे, ये एक्सकेवेट किया, इसका गोफ है। उस केस में भी हमको इस जो गैलरी है या फिर एंट्री है, इसको टेल गेट बोलेंगे ना, जो गोफ साइड रहता है उसको टेल गेट बोलते हैं हम लोग। तो टेल गेट ये है जिसको रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना गोफ के साइड में, तो इसीलिए रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर जो रहेगा आपका, तो गेट कन्वेयर या फिर मेन गेट कन्वेयर जो है ये हमेशा मेन गेट में रहेगा। और क्यों इस साइड क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगला वाले में तो कोल ब्लॉक है ना, तो अगर ये विड्थ इसका ये है तो ये सॉलिड कोल ब्लॉक है। तो रिलेटिवली मेन गेट जो है टेल गेट से स्टेबल है, क्योंकि अदर साइड आपका माइन किया हुआ है, अगर माइन किया हुआ है तो अबटमेंट स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो हाई कन्वर्जेंस होता है, वो सब देखेंगे आगे कैसे होता है। तो इंटेक यहाँ से आएगा, रिटर्न यहाँ से जाएगा। तो इसमें चैलेंज क्या है कि सिंगल गेट रोड है जो कि गोफ के साइड में, इसको स्टेबलाइज करना। तो यूके ओके में जब ये सिंगल एंट्री यूज करते हैं ना हम लोग, तो यूके माइन में या फिर पॉलिश माइन में अभी भी यूज होता है ये। तो इल्ड पिलर टाइप्स होते हैं या फिर वो भी नहीं होता है, और उस केस में हमको स्टील आर्च सपोर्ट लगा के, मतलब इसको हैवली सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये स्टेबलाइज रहता है। अगर हैवली सपोर्ट ना करें तो आप इमेजिन करके देखो, इधर ये गिर रहा है, केव हो रहा है, या फिर स्टोइंग भी है इन दैट केस, तो उस केस में स्ट्रेस ट्रांसफर इसमें ज़्यादा होगा। एक्सकेवेशन करते समय अगर स्ट्रेस ट्रांसफर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, इसका कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा। तो इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए मुझे हाईली सपोर्ट करना ही पड़ेगा इसको। सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है। तो आते हैं इस पे। तो डबल एंट्री सिस्टम इन दिस टेल और मेन गेट कंसिस्ट ऑफ टू रोडवे। जैसा कि मैंने दिखाया था, दो रोडवे होते हैं, सेपरेटेड बाय ए पिलर इधर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ऑफ साइज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ एज पर सीएमआर। जो कोल माइन रेगुलेशन है, कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 111। और कोल माइन रेगुलेशन कौन सा, सॉरी, कोल माइन रेगुलेशन कौन सा, 2017 जो रिसेंट वाला है ना, उसका ये रेगुलेशन नंबर 11, पहले वाले में दूसरा था। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर गैलरी विड्थ है, डेप्थ है। तो गैलरी विड्थ और डेप्थ के अकॉर्डिंग वो साइज सजेस्ट करता है कि पिलर का क्या होना चाहिए। जैसे बोलता है कि अगर 350 या 60 मीटर से ऊपर है और गैलरी विड्थ 4.8 मीटर से एबव है, तो उस केस में कितना होना चाहिए पिलर साइज, 48 मीटर। तो जो कि हाई डेप्थ अभी केसेस चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 48 मीटर होना चाहिए। लाइकवाइज और भी डेप्थ पे अलग अलग पिलर साइजेस है। तो पिलर सेकेंड वाला जो डिजाइन करते हैं वो कैसा है, द पिलर बिटवीन द टू रोडवे इधर इन टेलगेट और मेन गेट इज कॉल्ड चेन पिलर, को चेन पिलर बोलते हैं। तो बैरियर पिलर से कंफ्यूज नहीं होना है। चेन पिलर में कैसे वो चेन टाइप दिख रहा है ना, कि ये ऐसे है, फिर अगला ये है, बीच में ब्रेक है, तो लिंक एंड चेन वाला जो आपका स्ट्रक्चर वैसा दिखता है। और जब माइन करते हैं अगला वाला पैनल, तो यहाँ पे स्टॉपिंग्स लगा देते हैं ताकि वो आइसोलेट कर पाए। बैरियर पिलर ऑन द अदर हैंड वो कंटिन्यूअस कोल ब्लॉक होता है, पैनल बैरियर या फिर बैरियर पिलर बोलते हैं। तो उसको कंटिन्यूअस ब्लॉक होता है, तो 2-3 पैनल के बाद इंडियन कंडीशन में शायद ये प्रैक्टिस किया जाता है या फिर किया भी जाता है, तो पैनल के एंड पे यहाँ पे छोड़ देते हैं कंटिन्यूअस कूल ब्लॉक, आगे छोड़ देते हैं जहाँ पे
फेस एंड हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जैसे जहाँ सेटअप रूम है या फिर इंस्टॉलेशन चैम्बर वहाँ, ताकि जो उसके साइड में एंट्रीज है, मेन एंट्रीज है, वो स्टेबल रह सके। तो यहाँ पे बीच में जो यूज होता है चेन पिलर होता है, याद रखना इतना। whose size is determined as per the CMR और by following the thumb rule। थंब रूल क्या है? साइज ऑफ द चेन पिलर क्या होना चाहिए? डेप्थ डिवाइड बाई 10 प्लस 15। अगर 100 मीटर डेप्थ है, कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 10 प्लस 15, तो 25 मीटर। तो CMR के ही अकॉर्डिंग है, तो एक थंब रूल है जो जनरली यूज करते हैं कि इतना होना चाहिए। रेक्टेंगुलर पिलर साइज, द साइज इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन 4a/p where w is the width of the चेन पिलर, स्क्वायर पिलर या फिर चेन पिलर, ए इज द एरिया एंड पी इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पिलर। तो जैसे पिलर का मोस्टली देखोगे आप फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है, डब्ल्यू बाई एच रेशियो एक बड़ा कंपोनेंट है, और ये बोलते हैं कि डब्ल्यू बाई एच रेशियो जो है उसका, वही उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है, ना कि डब्ल्यू और एच सेपरेटली। तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। एक बोलता है कि डब्ल्यू और एच सेपरेटली इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस अलग अलग है, जैसे कि सेलेमन एंड मुनरो का आपको फॉर्मूला याद होगा। उसमें क्या होता है, डब्ल्यू की पावर 0.46, एच के पावर 0.66। ऑन दी अदर हैंड एक जो बोलता है, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है डब्ल्यू बाई एच अलग अलग इन्फ्लुएंस करता है, जैसे सेवरे फार्मूला हो गया इंडियन कंडीशन के लिए, और बिनियावस्की हो गया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो जो रेलेवेंट है वो मैंने बता दिया। वो बोलता है कि कुछ यहाँ पे इन सिटू स्ट्रेंथ आ जाएगा, सिग्मा इन सिटू में मान लेता हूँ, प्लस कोई एक फैक्टर होगा डब्ल्यू बाई एच, तो ए डब्ल्यू एच प्लस बी, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू बाई एच से लिनियरली इन्फ्लुएंस होता है इसका पिलर का स्ट्रेंथ। तो जहाँ डब्ल्यू बाई एच से इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर डब्ल्यू यूज हो रहा है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जब डब्ल्यू यूज हो रहा है तो विड्थ निकालना पड़ेगा पिलर का। अरे जब पिलर देख रहे हो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसका विड्थ भी है और लेंथ भी है। तो विड्थ जो स्क्वायर पिलर, ये जो फॉर्मूला जो डेवलप हुए थे, किसके लिए डेवलप हुए थे? ये तो स्क्वायर पिलर के लिए डेवलप हुए थे। स्क्वायर पिलर में विड्थ और लेंथ दोनों बराबर होता है, तो ये सब उसके लिए सूटेबल थे। लेकिन जब हम उसको रेक्टेंगुलर पिलर के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है थियोरेटिकली या फिर लैब वर्क के थ्रू, कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होता है, पिलर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो पिलर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ लेंथ, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। मतलब अगर लगातार इंक्रीज ही करते चले गए, तो ऐसा नहीं कि लिनियरली इंक्रीज करता रहेगा। तो 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो इंक्रीज करना उतना इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। वो क्यों होता है, वो ग्राउंड कंट्रोल में देखा जाएगा। अभी बस इतना जान जाओ कि इंक्रीज करता है। तो उस केस में विड्थ निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं 4AP। ये क्या होगा? तो अगर ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है इसका पिलर का, तो इसका अगर लेंथ L है और विड्थ W है, तो एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू लेंथ, और पेरीमीटर जो हो जाएगा आप इसका 2 टाइम्स W प्लस L। तो उससे लेके हाइड्रोलिक रेडियस बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो विड्थ निकाल लेंगे 4a/p, और वो हम लोग अगर स्ट्रेंथ फार्मूला यूज करना है, तो उससे हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें किसी को डाउट? हाँ, किसी का कमेंट है? Sir, it's my first class and I have no idea of previous class. Suggest me what should I do for previous classes. For previous classes, there are recorded lectures, Zaid, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी क्लास आए। और पूछने के लिए, जैसे मैं समझ सकता हूँ कुछ लिमिटेशंस है, टाइप करना है, तो कुछ चीज़ें जो आप पूछना चाहते हो वो वर्ड्स में एक्सप्रेस शायद ना हो पाए। तो उसके लिए आपके उसमें देखना एक आइकन बना होगा हैंड जेस्चर का ना, उस पर आप क्लिक करोगे, मैं आपका माइक ओपन कर दूंगा, फिर आप जो भी बात कहनी होगी आप कह देना, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा क्या करना है वैसे ही। और क्योंकि मैं जब पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूँ उस केस में आपके कमेंट में पढ़ नहीं पाता हूँ, तो उस केस में अगर आप वो जेस्चर वाला जो सिंबल यूज़ करो, आप पिंक करोगे आप, तो मुझे इजीली मैं समझ पाऊंगा, और फिर आपके क्वेश्चंस वैसे ही डिस्कस कर पाऊंगा मैं। ठीक, जैद हो या क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिए? नहीं, हाँ हो आप। ठीक है, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कोई नहीं समझ में आएगा डाउट तो ऐसा नहीं कि बस बैठे रहना, डिस्कस कर लेना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पिंग करना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको कुछ डाउट है, फिर अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक। तो सिंगल एंट्री में देखा हमने कि पहला तो कोल माइन रेगुलेशन जो कि इंडियन कंडीशन में जनरली यूज़ किया जाता है, और यही एक मेजर लिमिटेशंस भी है इसकी। जैसे अगर जो हाई डेप्थ पे अगर 850 मीटर पे 450 मीटर पे है तो कोल माइन रेगुलेशन ये बोलता है कि आप पिलर विड्थ रखो 48 मीटर। तो 850 मीटर पे भी जो है और जो 450 मीटर पे ही है, दोनों कंडीशन में अगर हम लोग रख रहे हैं 48 मीटर, इसका मतलब ये है कि जो 450 मीटर है उस पर या तो ओवर साइज्ड है या फिर 850 मीटर है उस पर अंडर साइज्ड है। तो उसके लिए अलग से स्टडी करा के हम लोग को देखना पड़ता है क्या होगा। दूसरा है जो थंब रूल है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडियन कंडीशन में यूज़ नहीं करते मोस्टली। तीसरा है कि जो स्ट्रेंथ फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ फार्मूला सबको पता है, पिलर स्ट्रेंथ फार्मूला इंडियन कंडीशन के लिए जो सुटेबल है वो सेवरेज स्ट्रेंथ फार्मूला है, तो वो वाला यूज़ करते हैं। और उसके लिए विड्थ चाहिए होगी या फिर W/H रेशियो चाहिए होगा, उसमें भी विड्थ है। तो उसके लिए हम लोग विड्थ निकालना है, और क्योंकि रेक्टेंगुलर पिलर है उसका विड्थ और लेंथ अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस वाला एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसमें W क्या होता है 4A/P, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड P इज द पेरीमीटर। ये समझ में आया। डबल एंट्री सिस्टम में इसमें चेन पिलर था इसलिए हमने चेन पिलर डिजाइन कर लिया। सिंगल एंट्री सिस्टम में आते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही एंट्री डेवलप करनी है, तो क्विक प्रोडक्शन कैन बी ओपन क्विकली एंड फुल प्रोडक्शन कैन बी ऑप्टेंड, इन्वॉल्व्स लेस डेवलपमेंट वर्क, नो लॉस ऑफ कोल इन बिटवीन द गेट रूट। जैसे इसमें चेन पिलर जब हमने डेवलप किया था यहाँ वाले में, ये वाला टू एंट्री में, अच्छा ये ऑन नहीं किया मैंने। तो टू एंट्री वाले में आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, बीच में चेन पिलर छोड़ा हुआ है। तो ये चेन पिलर को हम लोग जब रिट्रीट करते हैं ना, जैसे यहाँ से माइन करते हुए वापस आ रही है पैनल, दूसरा पैनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जब एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सेकंड पैनल का, तो ये चेन पिलर हम लोग छोड़ देते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो कोयले का लॉस है ये तो है ही यहाँ पे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सिंगल एंट्री में क्या है कि यही एंट्री है, इसको स्टेबलाइज करके अगला वाला माइन कर रही है, चेन पिलर नहीं है वहाँ पे, तो पूरा का पूरा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उस केस में। उस केस में ये पूरा का पूरा लेते हुए हम लोग आ जाएंगे। ये जो चेन पिलर में जो कोयला लॉक था और वो निकाल नहीं पा रहे थे, वो ऐसा नहीं है पॉसिबल यहाँ पे, तो वो कोयला बचा पा रहे हैं। क्विक प्रोडक्शन, क्योंकि एक ही एंट्री डेवलप करना है तो इजीली हम लोग कर पाएंगे। और क्विक प्रोडक्शन है तो एडवांस रेट उसका ज़्यादा है, तो उसके इसमें जल्दी से जल्दी पैनल खुल जाएगा फुल प्रोडक्शन के लिए। डेवलपमेंट वर्क कम है क्योंकि सिंगल एंट्री डेवलप करना है, और नो लॉस ऑफ कुल तो हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसका मेजर डिसएडवांटेजेस है जिसके लिए इसका यूज जो है डिस्करेज किया जाता है, वो क्या है, लॉन्ग रोडवे फ्रॉम द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन बिकम डिफिकल्ट टू वेंटिलेट। बस एंट्रीज बना रहा हूँ मैं। जैसे चेन पिलर वाला आप देखो, उस केस में क्या करते हैं कि ये जो चेन पिलर है, यहाँ से हमने कट करते हुए जैसे क्रॉस कट कर लिया हमने, तो यहाँ पे जो वेंटिलेट हो रहा था, फिर डक्ट हमने ऐसे एडवांस कर दिया आगे की तरफ, यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन क्रॉस हो जाएगा, तो प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है। यहाँ से हमने डक्ट लगा के फिर यहाँ पे वेंटिलेट कर रहे हैं, तो जितना लेंथ है उतना ही ब्लाइंड हेडिंग है, उसको हम लोग वेंटिलेट करना है, रिक्वायरमेंट है। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग सिंगल एंट्री यूज़ कर रहे हैं तो कोई कनेक्शन है नहीं वहाँ पे, तो फ्रेश एयर यहाँ पे आ नहीं रहा है, वहाँ से हम लोग डक्ट लगा के वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो पैनल लेंथ 800 मीटर है या फिर 2 किलोमीटर है, ये सब रेंज होता है ना पैनल लेंथ का, तो उस केस में यहाँ से डक्ट लगा के पूरा का पूरा जो भी ब्लाइंड हेडिंग है या फिर वर्किंग फेस है वहाँ तक वेंटिलेट कर पा रहे हैं। तो लीकेजेस है, एफिशिएंसी कम है, तो वर्किंग कंडीशन उतना सुटेबल नहीं रहता है। और उस केस में क्या होता है, लॉन्ग रोडवे फ्रॉम लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन बिकम डिफिकल्ट टू वेंटिलेट। दूसरी चीज, द फेस बिकम्स हॉट, ह्यूमिड एंड डस्टी एंड द रेट ऑफ ड्राइवेज ऑफ रोडवे रिड्यूसेस। समझ में आई बात। तो वर्किंग कंडीशन है वो ज़्यादा सुटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। गेट रूट नीड टू बी मेंटेन फॉर यूज ऑफ द नेक्स्ट पैनल, क्योंकि यही गेट रूट जो होगा अगले पैनल के लिए हमको मेंटेन करना है, तो इसको हाईली सपोर्ट करके किसी तरह मेंटेन करते हैं, लेकिन उस केस में भी बड़ा डिफिकल्ट है, हाई कन्वर्जेंस है, तो
इसीलिए इसका यूज़ जो है इंडियन कंडीशन में डिस्करेज किया जा सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का अगर यूज़ केस देखना है तो यूके कंडीशन में यूज़ किया जाता था पहले, ठीक। अभी भी रिपिलर छोड़ते हैं वो लोग। अब आते हैं जो आप लोग का कंपोनेंट है पैनल डेवलपमेंट वाला। तो पैनल डेवलपमेंट का अगर मैं डायग्राम दिखाऊं कैसे डेवलप करते हैं, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, कंटिन्यूअस माइनर, किसके साथ, अलोंग विथ शटल कार। तो एक कंटिन्यूअस माइनर है तो दो शटल कार रहेगा। तो अगर मैं इसका एक लेमैन टाइप में समझाऊं आपको, सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअस माइनर है, एक्सट्रैक्ट करेगा तो दो शटल कार है जिनके पीछे लगा हुआ है तार, ट्रेलिंग केबल होगा ना। तो शटल कार एक जाएगा लोड करवाएगा, तब तक दूसरा जाके फीडर एंड ब्रेकर ना, जो ब्रेकर एंड फीडर है, तो एक शटल कार उस पर जाके डंप करेगा, तब तक ये जाके लोड होगा और ये आगे इसका जो ड्रम है वो कट करेगा, कट करके इस पे डंप करेगा और इसके अंदर ही गैदरिंग आर्म लोडर होता है। ये सब देखेंगे आगे चल के, अभी लेआउट पे बस देख रहे हैं हम लोग। गैदरिंग आर्म लोडर होता है, फिर उसका एक जो अंदर वाला कन्वेयर होता है, चेन कन्वेयर है बेसिकली। उस चेन कन्वेयर ऐसे करके डंप करेगा, ठीक। तो लोड करके फिर वो ले जाके शटल कार, वैसे उसमें भी लगा होता है कन्वेयर टाइप अरेंजमेंट, तो वो जाके ब्रेकर एंड फीडर पे डंप करेगा। दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो है वोल्टर माइनर, जिसको बोलते क्या है, माइनर वोल्टर, माइनर वोल्टर। तो माइनर वोल्टर में बेसिकली कंटिन्यूअस माइनर का अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो कंटिन्यूअस माइनर का ही एक एक्सटेंशन है। उस केस में क्या था कि हमें अलग से बोल्टर लेके जाना पड़ता था, एक चीज में मिस कर गया था, प्लस बोल्टर, ठीक। तो ये जो बोल्टर है आपका, तो कैसे होगा वो बाद में आता हूँ, पहले बोल्टर है जो जैसे ही कंटिन्यूअस माइनर एक्सकेवेट कर लिया, सपोज 6.1 मीटर जो है उसका आगे का एक्सटेंशन है, वहां तक कट कर लिया सेफली। वहां तक कट करने के बाद बोल्टर क्या करेगा, फिर वो हट के दूसरे वाले में करेगा ड्राइव, तब तक बोल्टर वहां पे जाके बोल्ट कर देगा। शटल कार कैसे ऑपरेट कर रहा है वो देख ही लिया हमने। बोल्टर माइनर में या फिर माइनर बोल्टर में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें यहाँ पे आर्म लगे होते हैं जो कि इसके पीछे या फिर कहीं आर्म लगे होते हैं जो कि बोल्टर आर्म्स होते हैं, जो कि रूफ बोल्ट करेंगे, ठीक। तो साइड साइड में बोल्टिंग कर दिया, बीच में है जो कि बाद में कर लेंगे हम लोग, समझ में आया। और इसमें क्या करेगा, कट करेगा गैदरिंग आर्म लोडर, ये दिख रहा है ना आपको आगे वाला, ये गैदरिंग आर्म लोडर, कोयला कट करेगा। तो ये इसको मैं सॉवल बोल देता हूँ, क्योंकि ये कट करेगा तो ऐसे गिरेगा नीचे कोयला, ये आगे की तरफ आएगा, कोयला इसमें जाएगा, ये रोटेट करेगा, ऐसे करके रोटेट करता है कोयला बीच में, और बीच में यहाँ पे आपका कन्वेयर लगा हुआ है, इसके थ्रू पीछे जाके लोड कर देगा शटल कार को, ठीक। एक ओवरव्यू था, अभी आएंगे उस पर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक? अभी तक कोई डाउट किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है, चलो। हाँ, तो पैनल डेवलपमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है लॉन्ग वॉल प्लानिंग का या फिर माइनिंग का। दूसरा, एज द लॉन्ग वॉल बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, द पॉसिबिलिटी दैट डेवलपमेंट कैन नॉट कैच अप विथ लॉन्ग वॉल माइनिंग इज वेरी रियल। तो आजकल के जो लॉन्ग वॉल में जो चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस इज लॉन्ग वॉल माइनिंग, क्योंकि शेयरर कुछ ऐसे हैं या फिर पावर सपोर्ट इतना प्रोडक्टिव है, ये शेयरर और पावर सपोर्ट का कॉम्बिनेशन,
कि जो फेस रिट्रीट है या फिर फेस माइनिंग की बात करूं मैं, वो कोई एक बड़ा कंसर्न नहीं है। वो बहुत ही हाई रेट ऑफ एडवांस हो सकता है या फिर हाई रेट ऑफ रिट्रीट हो सकता है हम लोग, तो वो समय वो डेवलप होकर रेडी होना चाहिए। और क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लॉन्गवॉल और शेरर का, रियली इन ट्रू सेंस जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ये है। तो अगर लास्ट क्लास में आपने अटेंड किया होगा तो देखा होगा, मैंने दिखाया था कैसे। ये डायग्राम है, कहाँ गया डायग्राम, अच्छा नीचे है। हाँ, तो ट्रू सेंस में कंटिन्यूअस माइनिंग कैसे है, तो जैसे पावर सपोर्ट है ये एडवांस हो जाएगा उसी साइकिल में, कभी स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये आपका डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम है शेयरर का, तो ये कट करते हुए इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। तो मेन गेट टू टेल गेट टू मेन गेट ऐसे करके, और जनरल एडवांस इसका इस डायरेक्शन में होता रहेगा। और एट द सेम टाइम पावर सपोर्ट, जैसे ही ये मान लो 15-20 मीटर आगे बढ़ा, तो पावर सपोर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली एडवांस किया जा सकता है यहाँ पे उसमें छोड़ के, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है जो आपका कन्वेयर है। तो कन्वेयर जो फ्लेक्सिबिलिटी है किस डायरेक्शन में है इसकी, आर्मर्ड फेस कन्वेयर ना, याद हो जाना चाहिए आप लोग को। तो आर्मर्ड फेस कन्वेयर, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, जो पैन्स हैं वो कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड है, डॉग बोन कनेक्शन ना। क्या होता है जब लेआउट डिस्कस करेंगे उसमें, जब एक एक इसके मशीन्स को पकड़ के देखेंगे क्या क्या होता है उसमें, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्शन होता है और क्यों ये फ्लेक्सिबल है। तो आर्मर्ड फेस कन्वेयर, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर या फिर स्नेकिंग कन्वेयर, इसको तीनों बोलते हैं। तो एएफसी का जो फुल फॉर्म होगा, तो मेन तो है आर्मर्ड फेस कन्वेयर, क्योंकि फ्लेक्सिबल है जनरली, और भी टर्म यूज करते हैं वो करते हैं आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर। तीसरा जो यूज करते हैं स्नेकिंग कन्वेयर। स्नेकिंग कन्वेयर क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसे करके है, लेकिन एडवांस करके जैसे यहाँ पे माइन करके, तो इस केस में ये स्नेक भी कर सकता है या फिर डाइवर्ट भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन से। एनीवे anyway, तो फिर जब हम लोग आ रहे हैं यहाँ से माइन करते हुए, तो ट्रू सेंस में, तो जब हम लोग बोलते हैं ना कंटिन्यूअस माइनर, कंटिन्यूअस माइनर भले ही नाम इससे कंटिन्यूअस माइनर, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस इन ट्रू सेंस। कंटिन्यूअस माइनर या फिर बोल्टर, माइनर बोल्टर जो है, भले ही वो कंटिन्यूअस प्रोसेस बोले जाते हैं, बट दे आर नॉट कंटिन्यूअस इन ट्रू सेंस। क्यों नहीं है, जब आगे डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा मैं। लेकिन ये जो ट्रू सेंस में जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है इसमें, या फिर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। कट कर रहा है, एडवांस कर रहा है, और फ्लेक्सिबल कन्वेयर आपका मूव कर रहा है, उसकी वजह से कोयला इवैक्यूएट हो रहा है। तो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जो शेयरर कट कर रहा है और फेस पे ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो उस केस में जो मेजर कंसर्न है कि अगर हाई प्रोडक्शन लॉन्ग वॉल हम लोग को डिप्लॉय करना है, या फिर डेली प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए, 10,000 टन चाहिए, 12,000 टन चाहिए, टारगेट हमारा ईयरली 2.1 2.5 मिलियन टन का है, 2.7 मिलियन टन का है। तो उस केस में जो मेजर इशू आता है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ गेट रोड में। तो एक बड़ा एक मेजर कंपोनेंट है, इसका रिलेशन क्या होता है उस पर भी आएंगे। तो यूएस में कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, इंडिया में भी होंगे, बट इंडिया में पहले ही हम लोग एक दो पहले ही पैनल डेवलप करके रखते हैं एडवांस में, ताकि वो वाला कंसर्न ना आए।
लेकिन उसमें भी इशू है, एक दो पैनल पहले से डेवलप कर लेंगे तो गेट रूट क्या होता है कि उसका एक क्रीप बिहेवियर होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि टाइम के साथ उसका डिफॉर्मेशन इंक्रीज करता है, मॉइस्चर कंटेंट आएगा उसके अंदर, तो गैलरी में जो एयर है उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो गेट रूट की कंडीशन जो होती है डिटोरिएट होती जाती है। एक दो पैनल एडवांस में डेवलप करना भी सजेस्टिव नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट को कैचअप करने के लिए जो रिट्रीट रेट है आपका या फिर माइनिंग है, लॉन्ग वॉल माइनिंग, उसको कैचअप करने के लिए हम ये मेजर उठाते हैं। तो यूएस वाले केस में बता रहा हूँ इन, क्योंकि यूएस में हमने देखा था क्या है, उसमें मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 3 एंट्रीज। उनका जो रेगुलेशन बोलता है कि मिनिमम 3 एंट्री चाहिए ही चाहिए। तो उन केस में और 4 एंट्री 5 एंट्री भी होती है कई कई केसेस में। और अगर उनको 2 एंट्री लेना होगा तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इंडियन कंडीशन में तो नॉर्म है, विदाउट परमिशन 2 एंट्री के लिए जा सकते हैं। तो यूएस कंडीशन में कई, देयर आर मेनी केसेस वेयर द नेक्स्ट पैनल वाज नॉट रेडी एंड इम्प्रॉम्प्टू मेजर्स हैड टू बी अडॉप्टेड, जैसे कि cutting the next panel short or employing innovative ventilation method to take the next panel ready, make the next panel ready, reducing the number of entry development, slowing down the longwall mining rate in current panel, adding one or more development unit in the opposite end, and simply parking or idling the longwall। तो कई कई बार क्या होता है कि पैनल डेवलप ही नहीं हुआ तो या तो पैनल छोटा कर देते हैं या फिर वेंटिलेशन के कुछ ऐसे इनोवेटिव मेजर लेते हैं ताकि जहाँ तक माइन करें वहाँ तक वेंटिलेट हो पाए। और कई कई बार क्या करते हैं हम लोग कि पैनल जो शेयरर है उसको आइडली हम लोग छोड़ देते हैं कि जब तक डेवलप हो जाएगा तब माइन करेंगे। लेकिन याद रखना, जब हम लोग इसको आइडली छोड़ते हैं तो उसके इसमें क्या होता है, लॉस होता है कितना, 500 से 2000 यूएस डॉलर पर मिनट, वो भी है लॉस। तो क्योंकि उसका एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो जितना आइडियली बैठेगा उसका लॉस होता है, पर मिनट लॉस बहुत ज़्यादा है इसका लॉन्ग वॉल फेस के कंपेयर के केस में। Since the longwall can outproduce gateroot development using room and pillar mining by up to tenfold, the strategy for gateroot development is speed, not coal volume, as originally perceived in 1970s। तो हमें स्पीड चाहिए कि रीज़न क्या है वो हमने देख लिया। और क्योंकि मेजर प्रोडक्शन जो आता है ना लॉन्गवॉल माइनिंग से आता है, यानी कि जो रिट्रीट हो रहा है फेस उससे आता है इतना आता है 80 to 85%। टोटल माइनिंग प्रोडक्शन का 80 to 85% लॉन्गवॉल माइनिंग से आता है। तो मेन और गेटरो डेवलपमेंट के समय हमें कोयले पर ना ध्यान देके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि रेट ऑफ एडवांस कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, सो दैट इट कैन कैच अप विथ और इट इज इन एडवांस विद द लॉन्ग वॉल माइनिंग। ठीक, मैं पैनल डेवलपमेंट का मेन कंसेप्ट समझ में आ गया। ट्रेडिशनली कोल माइनिंग यूएस employs room and pillar method. In the mining system, the equipment usually consists of one continuous miner for cutting coal। हाँ ये देखो आप, तो जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जैसे इंडिया एंड पिलर मेथड, तो वैसे ही गेटरो डेवलपमेंट के लिए भी वही सेम मेथड अडॉप्ट करते हैं हम लोग। तो इस सिस्टम में इक्विपमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस माइनर फॉर कटिंग कोल टू शटल कार, अल्टरनेटिवली लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कोल बिटवीन बोल्टर फॉर इंस्टॉलिंग रूफ बोल्ट। तो रूफ बोल्टर है, कंपनी क्या क्या हो गया आपका, एक कंटिन्यूअस माइनर, दो शटल कार, प्लस एक बोल्टर माइनर, रूफ बोल्टर, रूफ इंस्टॉल करने के लिए, रूफ बोल्ट इंस्टॉल करने के लिए। और ये जो फीडर ब्रेकर है वो तो है ही बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो फीडर बोल्ट ब्रेकर लिख देता हूँ मैं, समझ में आया। तो ये अरेंजमेंट है बेसिकली कंटिन्यूअस माइनर के लिए। इंडिया में अभी जो लॉन्ग वॉल पैनल्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तीन ही लॉन्ग वॉल पैनल्स हैं अभी। कौन कौन से हैं? लॉन्ग वॉल पैनल तीन है या फिर तीन लॉन्ग वॉल वर्किंग्स हैं। कौन कौन सी? पहला झांझरा, जो कि सैलो डेप्थ पे है, 230 मीटर के अराउंड है, या फिर 250 मीटर ले लो अप्रोक्सीमेटली।
फेस लेंथ कितना है इसका? फेस लेंथ है 150 मीटर। ठीक। डेवलपमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग वहां पे? जो गेट रूट डेवलपमेंट है, रोड हेडर। तो रोड हेडर क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। और दूसरा जो है वो मोनेडी माइन है। 16 सिम में जो डेप्थ है 600 मीटर के लगभग लगभग, 580 मीटर, तो 600 मीटर में बोल देता हूँ। 600 मीटर। फेस लेंथ कितना है उसमें? 150 मीटर। अभी जो रिसेंटली डिप्लॉय किया है उसमें हमने बोल्टर माइनर 15 सिम के लिए, या फिर माइनर बोल्टर ना, माइनर बोल्टर 15 सिम के लिए। और ये तीसरा क्या है? तीसरा वाला जो है आपका एड्रियाला लॉन्ग वॉल प्रोजेक्ट। तो एड्रियाला लॉन्ग वॉल प्रोजेक्ट में हम लोग माइनर बोल्टर ही यूज करते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने माइनर, कंटिन्यूअस माइनर कहा, क्योंकि कंटिन्यूअस माइनर बोल्टर माइनर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जो कॉम्बिनेशन वाइज की मैं बात करूँ। बस यही है कि जब माइनर बोल्टर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आपका रूफ बोल्टर का अरेंजमेंट है उसको हम लोग नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस केस पे जो माइन कर रहा है माइनर बोल्टर एक्सट्रैक्ट भी करता चलेगा, प्रोसेस स्टॉप होगा, वहाँ पे बोल्टिंग करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है उसमें भी। तो जैसे कि फेस से एक्सट्रैक्ट कर लिया कोयला, गैदरिंग आर्म लोडर करके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया उस पर, तो कटिंग स्टॉप करके फिर उसी में से हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे देखेंगे आगे। हाँ, since the continuous miner is designed to cut coal using long cylindrical drum, the entry driven is by it is in-seam rectangular opening. An operator-driven a continuous miner normally cuts 6.1 meter deep, but a remote control miner cuts 12.2 मीटर डीप। तो कंटिन्यूअस माइनर में दो चीज़ें होती हैं। एक में तो जो उसका ऑपरेटर है, तो ये अगर कंटिन्यूअस माइनर है तो ऑपरेटर साइड में बैठता है, ऑपरेटर उसके अंदर बैठा हुआ है। ठीक। दूसरा वाला केस है कि कंटिन्यूअस माइनर का जो ऑपरेटर है उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। तो रिमोटली कंट्रोल कर रहा है तो क्योंकि पता होगा कि आपको, जो अगर सेक्शन बना रहा हूँ ना ये वाला, सपोज यहाँ पे आपका ऐसे करके कट कर रहा है, सेक्शन में ऐसे दिखेगा ड्रम, जो सिलेंड्रिकल ड्रम है आपका। तो जब ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो कट करते समय यहाँ पे तो बोल्टिंग हुई नहीं है, तो मैक्सिमम अनएक्सपोज्ड एरिया कितना होगा वर्किंग फेस से? तो 6.1 मीटर के लगभग है। तो उससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं करता है, कि अनसेफ प्रोसेस है बेसिकली। अगर हम लोग उसमें जाके और वहाँ पे बैठा हुआ है अंदर ऑपरेटर खुद कंटिन्यूअस माइनर के अंदर, तो हजार्ड की तरह काम करेगा वो। तो उस केस में केवल 6.1 मीटर डीप ही हम लोग कट कर पाएंगे एक बार में। लेकिन रिमोटली कंट्रोल्ड है, उस केस में ऑपरेटर है नहीं, तो उस केस में कितना जा सकता है? इसका डबल, यानी कि 12.2 मीटर डीप। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो रिमोटली कंट्रोल वाले में भले ही रूप सपोर्टेड नहीं है, इन दैट केस वी कैन गो अप टू 12.2 मीटर, तो इसका सीधा डबल जाके वहाँ पे कट पर कर पाएगा। ठीक। तो और क्योंकि सिलेंड्रिकल ड्रम कट कर रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं टॉप व्यू बनाऊँ ऐसे करके, तो वो रेक्टेंगुलर ही है ना, तो ये सिलेंड्रिकल ड्रम जब कट करेगा तो उस केस में जो कटिंग विड्थ होगी वो जो बनेगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर ही। रेक्टेंगुलर क्यों बनेगा? क्योंकि पर्टिकुलर विड्थ है 5 मीटर, 6 मीटर, और हाइट जो है सीम की 2 मीटर। एक सेकेंड, कोई डाउट है आप लोगों को? हाँ। राकेश कुमार, 1 क्यूबिक मीटर के कितने टन कोल होते हैं सर? अगर हमें कन्वर्ट करना है 1 क्यूबिक मीटर ना, तो 1 क्यूबिक मीटर में कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमको वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी अगर हमको पता है कोयले कितना होगा,
1400 लेते हैं जनरली केजी पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा यहाँ से निकाल पाएंगे हम लोग। तो जो भी केजी में आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो आई होप निकाल लोगे आप। हाँ, continuous but remote control. It then pulls out the newly cut opening and let the rope bolter move into installed rope bolt. तो उसका प्रोसेस सेम ऐसे ही है। यहाँ पे देखो, ये दो एंट्री डेवलप कर रहा है सपोज। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मैंने क्या किया, 6.1 मीटर सपोज उसमें ऑपरेटर अंदर ही बैठा हुआ है तो 6.1 मीटर कट किया। फिर यहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे आके लेगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ कट करेगा। फिर आपका माइनर रूप बोल्टर जो आएगा यहाँ पे करेगा, और शटल कार अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसके पास जाएगी हमेशा, जो कंटिन्यूअस मैनर वहाँ पे जाएगी। ठीक, तो 6.1 मीटर या फिर 12.2 मीटर डिपेंडिंग अपॉन के रिमोटली उसको ऑपरेट कर रहा है या फिर उस पर बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तो करने के बाद वहां से मूव करेगा। इट देन पुल्स आउट द न्यूली कट ओपनिंग एंड लेट द रूप बोल्टर इंस्टॉल रूप बोल्ट। देयरफॉर द सो कॉल्ड, जो वो बता रहा था मैं आपको, देयरफॉर द सो कॉल्ड कंटिन्यूअस माइनिंग यूजिंग कंटिन्यूअस माइनर इज एब्सोल्युटली नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया क्यों नहीं कंटिन्यूअस है? वो ट्रैम करेगा यहाँ से, यहाँ पे कट करने के बाद ट्रैम करके यहाँ पे आगे कट करेगा। उसमें भी अभी और देखो आप, कि जब एक शटल कार यहाँ पे डायग्राम में लेके आया था, यहाँ पे देखो, ठीक है, इसका एक वीडियो मैं कभी डाउनलोड करके दिखा दूंगा, यूट्यूब पे है शायद, कि जब यहाँ से कट करके यहाँ जा रहा है उसके बाद कंटिन्यूअस माइनर शटल कार एक गया यहाँ पे फीडर ब्रेकर पे, मान लो डंप किया, फिर उसके बाद दूसरा यहीं से निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो जब ये एक जाएगा दूसरा आएगा, उसके बीच में भी ब्रेक है। बात समझ में आ रही है ना, कि कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली वहां पे गिर रहा है कोयला, ये निकला तुरंत वो लगा दिया। ये हटेगा यहाँ से, ये जो लेंथ है उतना ट्रेवल करके वहां पे जब आएगा फीडर ब्रेकर के पास, तब यहाँ पे जो स्पेस खाली होगा उसके बाद ये मूव कर पाएगा अंदर। तो इसलिए जो कंटिन्यूअस मैनर हम बोलते हैं ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक्चुअली इट इज नॉट। Therefore, the so-called continuous mining using a continuous manner is absolutely not continuous, as its name implies, but remains place changes during, but requires place changes during which the continuous miner is not cutting coal. समझ में आया? In addition, when the shuttle cars are moving coal between the continuous miner and the belt feeder breaker, the continuous miner is idle and waiting for the next shuttle car to load. तो ये दो रीजंस हैं जिसके वजह से कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ माइनिंग कूल नहीं हो पा रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका शेयरर का कॉम्बिनेशन देखो, जो सिस्टम है शेयरर, पावर सपोर्ट, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, और उसके बाद बीम स्टेज लोडर, फिर उसमें जो आगे बेल्ट कन्वेयर आ रहा है, गेट बेल्ट कन्वेयर, फिर ट्रंक कन्वेयर, पूरा का पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन सीरीज में है उसमें भी। अनलेस देयर इज ब्रेकेज इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ, तो मेथड क्या है गेट रूट डेवलपमेंट के? तो दो मेथड हैं, कि पहला कि प्लेस चेंज करना पड़ेगा जैसा कि जस्ट मैंने बताया, और दूसरा मेथड जो है इन प्लेस मेथड है। तो दोनों मेथड है, देखेंगे क्या है दोनों। तो essentially two methods have been used for git root development using while using three type of cutting machine: place change method and in place method। तो कटिंग मशीन कौन कौन से हैं? तो एक रिसेंट डेवलपमेंट है जिसमें बिल्ट कन्वेयर भी पीछे पीछे मूव करता रहता है, तो उसमें वो वाला नहीं सिस्टम है कि पीछे से हमको हटाना पड़ेगा। तो वो मोर और लेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इंडिया में वो अभी यूज नहीं होता। अभी तो रोड अडेरा जो कि एक्सेप्शन है उसमें आएंगे। तो प्लेस चेंज मेथड ये एक ट्रेडिशनल कंटिन्यूस माइनिंग मेथड है जिसमें कि कंटिन्यूस माइनर 6.1 मीटर या फिर 12.2 मीटर डीप कट करता है और उसके बाद ट्रैम करता है, यानी कि विदाउट कटिंग वो मूव कर रहा है टू अनदर एंट्री फॉर कटिंग। रूफ बोल्टर जो है मूव करेगा, जहाँ पे कट कर लिया वहाँ रूफ बोल्टिंग करने के लिए,
और इस मेथड में कंटिन्यूअस माइनर मूव्स फ्रॉम एंट्री टू एंट्री फॉलोड बाय रो बोल्टर। तो एक जगह एक एंट्री से कट करके जहाँ हटा दूसरे एंट्री पे गया, पीछे से रूप बोल्टर आके वहाँ पे बोल्टिंग कर रहा है, फिर वहाँ से हट के ये दूसरी जगह पे जाएगा, फिर रूप बोल्टर वहाँ पे जाएगा, उसको पीछे पीछे घूम रहा है। Therefore, the continuous miner wastes a large portion of its working time. हाँ, यहाँ पे हम tramming from entry to entry because the newly cut roof needs to be bolted by the roof bolter. दिख रहा है यहाँ पे दो मेथड जो थे, दो रीजन जो थे जिसके वजह से कंटिन्यूस नहीं, वो देख लिया था। दूसरे में वर्ड्स में बात करें अगर, द इक्विपमेंट इज नॉट इवन क्लोज टू यूटिलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल कैसे यूटिलाइज करेगा अगर बीच में उसको ट्रैम करना पड़ रहा है, दूसरा ट्रैम तो कर ही रहा है, दूसरा उसको शटल कार के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करने का चांस ही नहीं है। सिंस द विड्थ ऑफ कंटिन्यूअस माइनर इज यूजुअली 3 से 3.35 मीटर, तो कंटिन्यूअस माइनर का विड्थ कितना होता है 3 to 3.35 मीटर। द एंट्री विड्थ डेवलप्ड बाय इट नॉर्मली रेंजेस फ्रॉम 5.4 टू यानी कि 5.5 से 6.1 मीटर बाय मेकिंग टू कट्स साइड बाय साइड। ठीक, तो साइड बाय साइड का मतलब कि अगर मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ मैं, और ये वर्किंग फेस है ना, ये ब्लाइंड रीडिंग है, कंटिन्यूअस माइनर इधर से कट किया है, उसका जो ड्रम विड्थ है वो लिमिटेड है, फिर ओवरलैप करेगा कुछ केस में या फिर नहीं करेगा, फिर दूसरे बार यहाँ से कट करेगा। तो एक यहाँ से किया और दूसरा कहाँ से करेगा, उसके बगल में ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ। ठीक, तो इसके वजह से दो बार कट करना पड़ रहा है दो सेक्शन में। द रो बोल्टिंग पैटर्न जस्ट लाइक इन रूम एंड पिलर माइनिंग या फिर बोर्ड एंड पिलर माइनिंग इज नॉर्मली 1.2 मीटर टू 1.2 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, जो स्पेसिंग होगी उनके बीच में 1.2 मीटर होगा, और जो दो रोज के बीच में डिस्टेंस होगा वो 1.2 मीटर होगा। जो एवरेज एडवांस रेट यूजिंग द प्लेस चेंज मेथड इज लोअर देन दैट इन प्लेस मेथड ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें ट्रैम करने के लिए जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसके वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस माइनर जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका है गैदरिंग आर्म है इसका, बीच में ये कन्वेयर लगा हुआ है, चेन कन्वेयर है, और इसका देखोगे ना आप, तो ये नीचे से यहाँ से ये जब ऐसे करके रोटेट करेगा, कोयला यहाँ पे पूरा कलेक्ट करते हुए इस पे डंप करेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये ऊपर जाके बूम टाइप अरेंजमेंट है जो कि शटल कार पे गिरता रहेगा। ठीक, इसको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं कि चेन कन्वेयर कब ऑन करना है कौन ऑफ करना है, अलग से हम लोग कर सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये कटिंग पिक्स है, और ये कैसे रोटेट करेगा, इसका रोटेशन ये ऐसे करके। ठीक, और वाटर स्प्रिंकल करता रहेगा डस्ट सप्रेस करने के लिए। किसी को डाउट यहाँ तक? अगले वाले पे आ रहे हैं हम लोग। इस वाले में कोई डाउट? आशीष क्या डिपेंड्स ऑन विच माइंड सर? आशीष आपको नहीं, क्वेश्चन पूछ के भाग लिए। क्या डिपेंड्स ऑन विच माइंड सर? चलो मैं मानता हूँ कि आपको ठीक है। हाँ, सिंगल एंड मल्टीपल हेडिंग गेट रूट्स, तो मल्टीपल हेडिंग गेट रूट में मैं एज्यूम करता हूँ कि ये कवर कर रहा है 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री 5 एंट्री जितना भी है।
तो ये इंडियन कंडीशन के लिए ही नहीं बस है, बस बाकी सब कंडीशन के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूँ। तो एक ही सेट लेने में ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, दोबारा दूसरा लेने में जस्टिफाई भी करना पड़ता है, और कौन करेगा इन्वेस्टमेंट वो भी तो फैक्टर है। बट सब माइंड एम्प्लॉय मॉडिफाइड सुपर सेक्शन मेथड, जिसमें कि दो सेट ऑफ कंटिन्यूस माइनिंग सिस्टम्स आर यूज एंड रूटीनली एडवांस। तो उसमें रेट एडवांस करना है, ज़्यादा तेज करना है, तो उसके इसमें दो दो सेक्शंस हम लोग एक साथ ऑपरेट करते हैं। इन प्लेस मेथड क्या होता है? तो इन प्लेस मेथड में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पहला वाले का नाम जब प्लेस शिफ्ट था या फिर प्लेस चेंज मेथड था, तो उसमें क्या था कि प्लेस चेंज कर करके कंटिन्यूस माइनर जो है माइन कर रहा था। जब इन प्लेस मेथड की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसी प्लेस पे खड़ा रहे और माइन करता रहे और बोल्टिंग भी होती रहे। तो देखते हैं क्या होता है। तो दो टाइप में है, डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के हो सकते हैं। तो माइनर बोल्डर जो कि यूज कर रहे हैं इंडियन कंडीशन में भी यूज कर रहे हैं, दो इंडियन माइन का मैंने एग्जांपल दिया, तो मोनिडी में, और दूसरा जो है एग्जांपल इसका, मोनिडी में बेसिकली इंक्लाइन माइन करने के लिए हमने किया था, गेटरूट के लिए भी यूज करेंगे, अभी तो डेवलप हो रहा है, और एएलपी में तो कर ही रहे हैं। In mid-1980s, Joy developed a minor boulder in which two chassis-mounted roof drill were incorporated into Joy's popular continuous miner 12 cm और 15 cm। तो 1980s हिस्ट्री जो है इसकी ये बोलती है कि जो कंटिन्यूस माइनर, तो इसलिए बोलते हैं ना कि माइनर बोल्टर जो है एक मॉडिफिकेशन है कंटिन्यूस माइनर का। तो सब प्रोसेस सेम है, एक्सेप्ट कि आपका जो बोल्टर है वहाँ पे, जो रूफ बोल्टर आपका पीछे से आ रहा था वो छोड़ के उसी पे हमने चेसिस, जो उसका चेसिस है उसी पे हमने रूफ ड्रिल माउंट कर दिया है। और वो दो जो रूफ ड्रिल है वो ड्रिल करते रहेंगे, कब कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस इसमें भी देखेंगे। विद दिस मॉडल द कंटिन्यूस माइनर डज नॉट नीड टू चेंज प्लेसेस, इंस्टेड। हाँ कहाँ पे थे? With this model, the continuous miner does not need to change places. Instead, it simply stops cutting after the desired depth of the cut. ठीक। तो क्यों ऐसे स्टॉप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कट करते समय वो एडवांस करता रहेगा ना, मूव करता रहेगा। अब बोल्टिंग के लिए हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन चाहिए जिस पे हम लोग बोल्ट कर पाए। तो एक जो भी डिजायर्ड डेप्थ है वहां तक कट करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर उसके जो बोल्टर है, तो जो रूफ ड्रिल है वो ड्रिल करके अपना बोल्टिंग कर देंगे। द रूफ ड्रिल दैट टेक देन टेक ओवर टू डू रूफ बोल्टिंग। तो उसके बाद कटिंग करने के बाद वो स्टॉप होगा, रूफ बोल्टिंग की जाएगी। और इस मॉडल में द माइनर एंड रूफ बोल्टर आर कंबाइंड, सो इट कैन नॉट डू कटिंग एंड रूफ बोल्टिंग एट द सेम टाइम। ठीक। कटिंग और बोल्टिंग दोनों एक समय पर नहीं कर पाएगा। The two roof drill install two side bolt in a row approximately 2.4 मीटर। तो साइड में ही करेंगे, तो अगर ये है ऐसे तो दो साइड में किया हुआ तो ये साइड में ही ड्रिल करेंगे। और जब दो साइड में कर लिए तो जैसे ये आगे एडवांस कर जाएगा तो सेंट्रल बोल्ट इफ नीडेड इज इंस्टॉल्ड लेटर। तो माइनर बोल्टर इज नो लॉन्गर यूज्ड। ठीक। The roof bolting pattern, just like in roof room and pillar mining, is normally कितना है 1.2 क्रॉस 1.2। द एवरेज एडवांस रेट यूजिंग द प्लेस चेंज मेथड इज स्लोअर देन दैट इन द इन प्लेस मेथड। तो ऑफकोर्स में टाइम करना पड़ता है, टाइम वेस्टेज होता है वहाँ पे। तो बोल्ड माइनर बोल्डर का जो एवरेज एडवांस रेट है वो ज़्यादा होगा, यानी कि इन प्लेस मेथड जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जो अपना ये प्लेस शिफ्ट मेथड या फिर प्लेस चेंज मेथड था जो कि बस कंटिन्यूस माइनर था। हाँ। तो सैटेलाइट बोल्टर एंड बोल्टर माइनर, लेकिन इतना याद रखना ना कि अभी इंडियन कंडीशन में माइनर बोल्टर यूज हो रहा है। तो दूसरा
कंडीशन है सैटेलाइट बोल्टर और बोल्टर माइनर। तो माइनर बोल्टर वाले में क्या दिक्कत क्या था यहाँ पे, और देखा था हमने कि एडवांस करके रुका, क्योंकि अलग अलग दोनों ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। एक पर्टिकुलर एडवांस रेट हुआ, उसके बाद रुक गया, एडवांस डिस्टेंस हुआ, उसके बाद रुका। और फिर उसके बाद साइड साइड में बोल्टिंग की गई। तो रूप ड्रिल किया, बोल्टिंग किया, फिर उसका फर्दर एडवांस किया। जैसे आगे एडवांस कर गया, तो अगर सेंटर में बोल्टिंग कर रही है गेट रोड के, तो बीच में वो पीछे से कोई बोल्ट कर देगा, तो रोप बोल्टर आके। तो satellite bolter and bolter miner. Satellite miner is designed to do cutting and bolting simultaneously by utilizing a separate independent drill frame unit such that the bolter unit is fixed on a bridge structure and moved relative to the miner. ठीक। तो धीरे धीरे करके हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, माइनर बोल्टर यूज किया। अब जो आ गए हम लोग सेटेलाइट बोल्टर या फिर बोल्टर माइनर पे, दोनों में डिफरेंस है। सर हाँ बिल्कुल, आपने कहा सर शटल कार के साइकिल टाइम कितना होता है। विपुल, अच्छा रखते हैं साइकिल टाइम आपको जानना है। तो विपुल आएंगे ना हम लोग कल वाले क्लास में, हाँ इस वाले पे जब आएंगे हम लोग। आज तो टाइम अप है। तो इस वाले में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये सीक्वेंस है। दिख रहा है, बड़ा करना पड़ेगा, ये 1 2 दिख रहा है कि पहला कट करेगा, दूसरा कट करेगा, तीसरा चौथा, फिर ऐसे क्रॉस कट करता रहा है, फिर छठवां सातवां आठवां नौवां। तो साइकिल टाइम में भी आएंगे कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, कि कितना होगा उसका साइकिल टाइम, कितना वो करेगा, वेट करेगा, वो सब देखेंगे। टाइम डिस्टेंस है तो स्पीड क्या है टाइमिंग के समय, तो उस पे आएंगे विपुल। ठीक। तो हमने, अच्छा टाइम हो गया, तो हमने क्या सीखा आज। आज वाले क्लास में हमने देखा सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री है। और मल्टीपल एंट्री में हमने देख लिया था क्रॉस सेक्शन कौन कौन सा हो सकता है, और कितना मीटर, फिर उसके बाद उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो रोड हेडर जो कि यूज़ करते हैं इंडियन कंडीशन में, वो उस पे आएंगे। और जो देखा हमने कि मेजर चैलेंजेस जो हैं इस केस में, वो लॉन्ग वॉल माइनिंग के केस में, वो माइनिंग ऑफ लॉन्ग वॉल ना होके बल्कि डेवलपमेंट ऑफ गेट रोड है। क्योंकि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ गेट रोड का, वो कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। तो वो कितना भी एफर्ट कर ले रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो वो शेयरर का ऑपरेशन है, वो पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सीरीज में है लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक पर्टिकुलर रेट से अभी तो शेयरर भी बहुत ही हाई कैपेसिटी के आ गए हैं। तो डेली प्रोडक्शन रेट या फिर प्रोडक्शन एडवांस रेट जो है उसका, वो बहुत हाई है। तो अगर हम लोग किसी तरह मैनेज कर पाए डेवलपमेंट, तो इंडियन कंडीशन में ऐसा कोई इशू नहीं है, वो पहले से एक दो डेवलप करके रखते हैं। तो लेकिन फिर उसमें भी इशू है कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमने पहले ही डेवलप कर लिया तो गेट रूट का जो रूफ है या फिर साइड से वो डिटोरिएट करेगा। तो कुल मिला के मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो जो थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली होता है, हम कितना ही बता देंगे 1 2 3 4 5 6, तो फंडामेंटली तो प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन जब आप माइंड में उतरोगे और देखोगे कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट होना भी चाहिए, क्योंकि वन फिट सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है ना हर एक माइंड के लिए। ठीक। तो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी माइंड मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। तो डेवलपमेंट में हमने ये कर लिया, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग है जो कन्वेंशनल सिस्टम यूज होता था, वो बाकी है। और ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में ज़्यादा कुछ करने लायक है भी नहीं, क्योंकि उसके लिए रीज़न है। किसी का कमेंट है, एक सेकेंड। हाँ। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कन्वेंशनल सिस्टम है, और जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग आप लोगों ने पढ़ा है वही एग्जैक्टली है, उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग वही सेम है, ड्रिल करना है, ब्लास्ट करना है, वैसे ही सेम डेवलपमेंट है। और अर्लियर यूज़ करते थे, आप सोच के देखोगे कंटिन्यूअस माइनर से जब हम लोग मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ड्रिल ब्लास्ट करके कैसे वो गेट रूट को मैचअप कर पाओगे जो लॉन्ग वॉल रिट्रीट है उससे। तो जो कन्वेंशनल सिस्टम था, जो अभी जैसे मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में, कि जो यूज़ करते थे स्टोइंग के साथ,
और एडवांसिंग सिस्टम था, तो उसमें हम लोग यूज़ करते थे ये सब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके गेट रोड डेवलप करते थे। बट करंट सिनारियो में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो रोड हेडर भी पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे उसमें। तो अगर हम लोग पूरा डेवलपमेंट है, करेंगे, डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में कभी, कि हाई डेप्थ पे जा रहे हैं अगर हम लोग, तो फिर ओपन कास्ट माइन जो है वो उतना फिजिबल इकोनॉमिकल नहीं रह जाता है। जब हाई डेप्थ पे अगर ओपन कास्ट फिजिबल नहीं है, तो जो प्रोडक्टिविटी है या फिर डेली प्रोडक्शन है या फिर ईयरली प्रोडक्शन है, जो टारगेट होता है उसका, उसको मैच करने के लिए कौन से मेथड हो सकते हैं पॉसिबल। तो अगर अंडरग्राउंड में जा रहे हैं तो कंटिन्यूस माइनस से करेंगे तो कितना ही प्रोडक्शन कर लिया हमने डेली। वेरएज लॉन्ग वाले केस में पॉसिबिलिटी है कि हम डेली प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। मैचअप तो कभी नहीं हो पाएगा ओपन कास्ट से, बट नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल यूनिट बढ़ा दिया तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन सक्सेस रेट उतना है नहीं, तो अलग पॉसिबिलिटी है, देखेंगे कभी, डिस्कस करेंगे। और विपुल सटल की स्पेलिंग गलत है, SATAL मैं एज्यूम करता हूँ कि टाइप करते समय गलती हो गई होगी। ठीक।